मध्य प्रदेश में बाढ़ लोगों के लिए आफत साबित होने लगी है। देवास में भारी बारिश के बाद एक बरसाती नाला उफान पर आ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। सैलाब की वजह से पुल के दोनों तरफ खड़े लोग वहीं फंसे रह गए। कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से मजबूर लोगों को रस्सी की मदद से उफनता हुआ नाला पार करवाया गया। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों के लिए रस्सी को पकड़कर चलना भी मुश्किल हो गया। आगर मालवा में भी बाढ़ के ऐसे ही डरावनी हालात नजर आए। वहां पानी का स्तर बढ़ने की वजह से एक बांध के गेट खोलने पड़े और बांध का पानी सैलाब की तरह नीचे बढ़ने लगा। बांध से छोड़े गए पानी ने पहले से ही उफान पर बह रही नदियों को और भी डरावना बना दिया। एक जगह तो तेज बहाव में सड़क का एक हिस्सा ही कटकर बह गया और सैलाब का पानी सड़क से झरने की तरह बहने लगा। पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और पानी नदी पर बने भारी भरकम पुल तक पहुंच गया। कुछ ही देर में नदी का पानी पुल के ऊपर इस तरह बहने लगा कि नदी और पुल में अंतर करना ही मुश्किल हो गया। सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो हालात और भी खराब हो गए। वहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर बहने लगी और उनका तेज बहाव लोगों को डराने लगा। बाढ़ ने नदी पर बने एक पुल को अपनी चपेट में लिया। सैलाब का पानी उस पुल के ऊपर इस तरह बहने लगा कि बड़ी गाड़ियों के लिए भी उसे पार करना मुश्किल हो गया। एक आदमी की दुकान में इतना पानी भर गया कि उसे कंधे तक गहरे पानी में डूबकर अपना सामान निकालना पड़ा। बाढ़ की मार से ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर भी नहीं बचा। सैलाब मंदिर के भीतरी हिस्से तक पहुंच गया। बाढ़ की मार से ट्रेनें तक नहीं बची। ललितपुर भोपाल रेलवे लाइन पर तो ट्रैक के ऊपर ही झरना बहने लगा। बाढ़ के पानी में पटरियां पूरी तरह डूब गई। वहाँ इतना पानी भर गया कि पटरियों की जगह एक नदी नजर आने लगी। हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उसे वापस भेजना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पूरे प्रदेश में आजादी का जश्न जोर शोर से मनाया गया। जम्मू में लोग इस मौके पर जोश में दिखे, जो आजादी का तिरंगा फहराने के लिए एक जगह पर जमा हुए और हाथों में तिरंगा लेकर कश्मीर से जुड़े नारे लगाए। कश्मीर हमारा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तिरंगे से सजी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बैठकर जुलूस भी निकाला। शहर की सड़कों पर निकले जुलूस के दौरान लोग कई जगह रुककर देशभक्ति के गानों पर थिरकते नजर आए। जम्मू शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जगह जगह झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। आजादी के जश्न की ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कई और शहरों से भी आईं, जिनमें राजौरी भी शामिल है, जहां लोगों ने इस मौके पर आर्टिकल 370 से आजादी का जश्न मनाया। जो हाथों में तिरंगा लेकर निकले और ढोल की थाप पर झूमते गाते आजादी के दिन की खुशियां बांटी। पुलवामा में भी 15 अगस्त के मौके पर विधिवत तरीके से तिरंगा फहराने के बाद झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने परेड भी की। आजादी के इस समारोह में पुलवामा के लोगों ने भी शिरकत की। यूपी के मथुरा में एक आदमी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में एक पुलिस वाले पर एक आदमी की हत्या का आरोप लगाया और गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हंगामा और जैम की खबर मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। वहां पहुंचे अधिकारियों ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई समेत अपनी दूसरी मांगों पर अड़े रहे। भाई के साथ में मारपीट करी, उसके बाद नरौली थाने लेके गए। परिवार की मांग पर पुलिस और प्रशासन ने पूरी मदद का भरोसा दिया। जो आरोप था कि पुलिस में है कार्यरत हैं और दूसरी जिले में कार्यरत हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई थी और जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगल में 2 दिन पहले लगी आग 28,000 एकड़ के दायरे में फैल गई, जिसकी वजह से बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई और 4 गांवों को खाली कराना पड़ा। जबकि आग के तेजी से धधकने के बाद इटली ने भी मदद करते हुए 2 विमानों को आग बुझाने के लिए ग्रीस भेजा। इससे पहले ग्रीस सरकार के दर्जनों हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से आग वाली जगहों पर पानी की बौछार की गई।
आग से बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीस के पीएम ने एविया टापू का दौरा किया। I'm here to support the work that is done by civil protection, the firefighters, the police, the armed forces. आग बुझाने के काम में 300 से ज्यादा दमकल कर्मी बीते 2 दिन से मशक्कत कर रहे हैं। ग्रीस सरकार ने रात के वक्त भी बिना रुके आग बुझाने के अभियान को जारी रखने का आदेश दिया। इस आग की वजह से अब तक दर्जनों गाड़ियां और मकान जलकर राख हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से मंदिर में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बारिश की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया। राजस्थान के बूंदी में बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोग परेशान नजर आए। यूपी के मथुरा में सिपाही की पिटाई से घायल लड़के की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपए मुआवजे और सिपाही के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किए जाने की मांग की। राजस्थान के दौसा में बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ आग लगने के बाद लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क पर ही रोक ली। राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू से गुरु शिखर जाने वाली रास्ते की सड़क धंसने से रास्ते में काफी जैम लग गया। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर बैन के बावजूद दिल्ली में बिक रहे चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार एक बच्चे की गर्दन कट गई। छत्तीसगढ़ पुलिस में महिला कांस्टेबल कविता कौशल ने नक्सली हमले में शहीद हुए अपने भाई असिस्टेंट कांस्टेबल राकेश कौशल की बंदूक पर राखी बांधी। राजस्थान के मालवा में लगातार बारिश के बीच कुंडालिया डैम के 11 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में दुनिया में युद्ध के तरीके बदलने का जिक्र किया। पीएम ने भारतीय सेना के एकजुट होकर काम करने को भी जरूरी बताया और तीनों सेनाओं के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस ऐलान को कोई तवज्जो नहीं दी और इस पर लंबे वक्त से विचार किए जाने का दावा कर दिया। It has been in the pipeline for long and the government of the day has to take the call. There is nothing big about it. जबकि रक्षा मामलों के जानकारों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले की तारीफ की। बहुत साहसी कदम है, राष्ट्र के हित में है, फौज के हित में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग कई साल से उठती आ रही, लेकिन कुछ वजहों से इस पर एक राय नहीं बन पाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग सबसे पहले 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुई मंत्री समूह की बैठक में उठी थी। उस वक्त कारगिल युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल ठीक नहीं होने की बात सामने आई। बताया जाता है कि अगर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर होता तो कारगिल युद्ध के दौरान हुए नुकसान को काफी कम किया जा सकता था। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन बताया जाता है कि सेना के तीनों अंगों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। मौजूदा दौर में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और जापान समेत दुनिया के कई देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था पहले से लागू है। लगातार भारी बारिश की वजह से राजस्थान की कोटा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग उसमें तैरते हुए नजर आए। बाढ़ का पानी लोगों की दुकानों और मकानों में घुस गया। कई जगहों पर तो मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। वहां लोगों की मदद के लिए SDRF की टीम को तैनात करना पड़ा। हालांकि इस बीच भी कई लोग वहां मस्ती करते दिखे। नदी जैसी बन चुकी सड़क पर तमाम लोग उतर आए। कुछ महिलाएं तो उसी पानी में डुबकी लगाती दिखाई दी। तो भारी बारिश के बाद यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए और जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। वहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर रास्ते को पार करना बेहद मुश्किल हो गया और इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं। लोगों के घरों के अंदर पानी पहुँच चुका है, इसके अलावा मकानों में पानी पहुँच चुका है। लोगों को काफ़ी नुकसान है और निकासी के इंतजाम नहीं किए गए हैं क्योंकि कोटा में सड़क पर सैलाब बह रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद हालात ये हैं कि वहाँ पर नाव के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही बरसात अब लोगों की जिंदगी खतरे में डालने लगी। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सड़क पार करने के लिए भी लोगों को सैलाब से जंग लड़नी पड़ रही है। राजगढ़ से ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई।
जब पानी से लबालब एक सड़क पर एक आदमी लहरों के बीच उतर गया। दोनों तरफ खड़े लोग उसे संभलकर चलने को कह रहे थे। पानी उसकी कमर तक था और लहरों की रफ्तार इतनी तेज कि हर कदम जिंदगी की जंग लग रही थी। हर कदम पर लड़खड़ाता आदमी पानी के ठीक बीच में पहुंचा कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। एक ही पल में पानी के बीच दिख रहा आदमी आंखों से ओझल हो गया। लोग एक दूसरे को उसे बचाने के लिए कहने लगे, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस आदमी की गलती ये थी कि ये लहरों की उल्टी दिशा में चलने की कोशिश कर रहा था, जबकि सैलाब बेहद गुस्से में था। सैलाब पूरे शहर को कब्जे में ले चुका है, इसलिए सड़क कहां खत्म होती है इसका अंदाजा केवल लहरों को देखकर लगाया जाता है। पानी के बीच से बहा आदमी काफी दूर लहरों के बीच दिखने लगा। थोड़ी देर तो आदमी जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन पानी की ताकत के आगे उसकी सारी कोशिश बेकार थी। इसी सैलाब के बीच कई और लोगों ने भी उतरने की कोशिश की। लहरों से लड़ते हुए दूसरे छोर पर पहुंचना मौत से खेलने जैसा है, लेकिन 3 लोग एक दूसरे का हाथ थामकर बेहद सावधानी से पानी के दूसरे छोर पर पहुंच गए और उनकी जान बच गई। देवास में भी हालत राजगढ़ जैसी ही है। शहर के अहम रास्ते पार करने के लिए लोगों को रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहां घंटों हुई बरसात के बाद सड़कों पर सैलाब उतरा है और पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि सड़क पार करना भी मुमकिन नहीं रहा। सड़क का यह हिस्सा कुछ नीचा है, इसलिए पानी ज्यादा भर गया। दोनों तरफ खड़े लोगों ने एक रस्सी थाम ली और लोगों को सड़क पार करवाना शुरू किया। कुछ लोग दूध के बड़े बड़े बर्तन रस्सी के सहारे एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाने की कोशिश करने लगे। ताकतवर लहरों ने डिब्बे को बहाकर ले जाने की कोशिश की। सैलाब की ताकत के सामने रस्सी थामकर खड़े 4-4 लोग कमजोर दिखने लगे। दोनों तरफ से लोगों ने पूरा दम लगाया, तब जाकर दूध के डिब्बे को पानी में बहने से बचाया जा सका। ऐसी ही रस्सी अब रास्ता पार करने के लिए लोगों का सहारा है। पानी की ताकत देखकर समझा जा सकता है कि रस्सी ना हो तो जान का संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन मदद का जज्बा ऐसा है कि एक बुजुर्ग महिला को एक आदमी ने गोद में उठाकर सड़क पार कराई। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग गोद में उठाकर एक ओर से दूसरी ओर तक पहुंचाते दिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में। आगर मालवा में भी बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया और अहम जगहों पर दूर दूर तक केवल पानी दिखने लगा। 2 पुलों के बीच की एक जगह पर जमे कई फीट पानी के बीच एक कार अचानक फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे जो 15 अगस्त के एक कार्यक्रम की मिठाई लेकर जा रहे थे। 15 अगस्त की मिठाई है साहब, पूरी पंचायत की। पानी का अंदाजा लगाने में ड्राइवर से चूक हुई और गाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई। गाड़ी जहां फंसी उसके ठीक पास कुछ ईंटें रखी थी, इसलिए यहां पानी का स्तर बाकी जगहों से कुछ कम था। लेकिन फिर भी हालात ऐसे हो गए कि लोगों की जान पर आफत आ गई। पानी के किनारे खड़े होकर लोग केवल फंसी हुई गाड़ी को बेचारगी से देखते रहे। गाड़ी में बैठे लड़के बार बार सेल्फी वीडियो बनाकर अपना हाल लोगों को बताते रहे। 4 घंटे हो चुके हैं और ये हमारी गाड़ी ये भी पूरी डूबी हुई है और शासन प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक व्यवस्था यहाँ नहीं पहुंची है। सड़क किनारे टिन की चादर से बने कमरे भी टापू में बदल गए। कुछ लड़के जो ऐसे एक कमरे में मौजूद थे, उनके काम कुछ बड़े बड़े पत्थर आ गए। पत्थरों पर खड़े होकर दोनों लड़कों ने कई घंटे बिताए। मदद मांगने के लिए लोगों को फोन लगाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी का बहाव इतना तेज था कि किनारे पर खड़े लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लगातार बारिश के बाद आगर मालवा से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहर में दाखिल हो चुका है और आगर मालवा को बाकी शहरों से जोड़ने वाली ज्यादातर नदियों पर सैलाब बहता दिख रहा है। आगर मालवा तो टापू बन ही चुका है। जिले के 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क भी बाकी शहरों से कट चुका है। ऐसी ही सूरत शाजापुर की भी बनी हुई है, जहां सड़कों पर पैदल निकलना भी जान दांव पर लगाने जैसा ही है। पानी से लबालब एक ऐसे ही रास्ते पर चलने की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग जान का जोखिम लेकर रास्ते पार कर रहे हैं। कई फीट तक के पानी के बीच तैराकी करते दिख रहे लोग सड़क के एक ओर से दूसरी ओर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही हाल विदिशा का भी है, जहां लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बह रहा है। बाढ़ के बाद लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। गुना में भी लहरों ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। कई फीट पानी के बीच एक परिवार के 4 लोग फंस गए। बचाने के लिए पुलिस वाले पूरे अमले के साथ पहुंच गए, लेकिन पुलिस वालों के पास न नाव थी न कोई रस्सी, इसलिए घंटों तक लोग मौत के मुंह में फंसे रहे। मध्य प्रदेश के कई जिले तो ऐसे हैं जहां इसी साल कुछ दिन पहले बाढ़ आकर चली गई थी, लेकिन लगातार बांधों के गेट खोले जाने की वजह से दोबारा हालात बेकाबू हो गए।
जिनमें अब उज्जैन का नाम भी जुड़ गया है। उज्जैन और कोटा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी लहरों का कब्जा हो चुका है। हाईवे के पास का एक नाला उफान के बाद हाईवे पर बहने लगा। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से बह रहे पानी के बीच पुलिस वाले गाड़ियों को निकालने के लिए मेहनत करते रहे। हाईवे से गुजर रही गाड़ियों का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पानी इतना तेज बहने लगा कि पैदल चलना तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन हाईवे को बंद करने के बजाय सावधानी से पुलिस वाले गाड़ियों को रास्ता पार कराते रहे। ऐसे ही हालात की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक कतार में गाड़ियां खड़ी रहीं जो हाईवे से पानी घटने का इंतजार करती रहीं। और राजगढ़ राज्य के उन जिलों में है जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बांधों के गेट खोले जाने के बाद कई अहम रास्ते बंद हैं। राजगढ़ में 3 दिन तक रुक रुक कर भारी बारिश हुई और लोग अपने घरों में ही फंस गए। करीब 40 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो टापू में बदल चुके हैं। सड़कों पर लहरें पूरी ताकत से बह रही हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और खतरा यह है कि अगर बांधों से फिर पानी छोड़ा गया तो कुछ गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। ऐसा ही हाल जबलपुर का भी है, जहां पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। घरों के अंदर रखा सामान भी पानी में तैरता हुआ दिखने लगा। इटारसी में तवा नदी पर बने बांध के भी 5 गेट खोलने की नौबत आ गई। बांध से छोड़ा गया पानी दर्जनों गांवों के लिए मुसीबत बन सकता है। यही हाल ललितपुर का भी है, जहां बांधों के गेट खोले जाने के बाद शहर पानी से बेहाल दिखने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहली बार एक अंतरिक्ष यात्री ने म्यूजिक कॉन्सर्ट किया। इस बीच भूमध्य सागर में खड़े एक जहाज पर सैकड़ों लोगों ने उनके कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया, जिन्होंने लुका परमितानो नाम के अंतरिक्ष यात्री की बजाई धुनों पर जमकर डांस किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गाना बजा रहे परमितानो को समुद्री जहाज पर एक बड़ी स्क्रीन की मदद से दिखाया जा रहा था। डीजे की तरह गाना बजा रहे लुका परमितानो खुद भी अंतरिक्ष में थिरकते और अपनी टैबलेट को घुमाते नजर आए। करीब 20 मिनट तक परमितानो ने अंतरिक्ष से गाना बजाया। उनकी परफॉर्मेंस को देखने 3000 से ज्यादा लोग समंदर में खड़े जहाज पर मौजूद थे। कनेक्शन कटने की वजह से उन्हें म्यूजिक कॉन्सर्ट रोकना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद गुर्जर समुदाय के लोगों ने जम्मू में आजादी का 73वां जश्न मनाया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी वहां मौजूद रहे, जो गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ढोल और नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान गांव के कई लोग भी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर खड़े थे। बच्चे भी आजादी के इस जश्न में शामिल हुए और बड़ों के साथ उन्होंने खूब डांस किया। झंडा फहराते ही लोग जोश में आ गए और देशभक्ति के नारे लगाने लगे। गुर्जर समुदाय के लोगों ने दावा किया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का तेजी से विकास होगा। ये जो धारा 370 थी, ये इसी में सब कुछ बांध के रखा हुआ था, जंजीरें थी, ये आज खुल गई हैं। आज मैं मानता हूं कि देश आजाद है। इससे पहले लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सवार होकर पूरे इलाके में जुलूस भी निकाला। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के मामले में इंसाफ नहीं मिलने पर रत्तीराम नाम के आदमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि 19 जुलाई को अलवर के चौपानकी में बाइक से महिला को टक्कर लगने के बाद जमा भीड़ ने दलित लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। बाद में इलाज के समय उस लड़के की मौत हो गई। लड़के के पिता रत्तीराम ने पुलिस में मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें केस वापस लेने की धमकियां दी जा रही थी। आरोप है कि इन्हीं धमकियों से परेशान होकर रत्तीराम ने जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। 4-5 दिन से पापा को धमकी दे रहे थे वो लोग, जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा। उनका नाम है जलामुद्दीन और उसके वाइफ का नाम है हकीमन। उनके बच्चों का नाम हम नहीं जानते हैं। तो उसके बाद पापा को 3 दिन पापा नहीं बताया। पापा रोज़ गंभीर रहते थे, पापा को कुछ नहीं दिखते थे। हम पूछते थे क्या हो गया, अब कैसे गंभीर हो पड़े हो, मतलब क्या बात हो गई, आप रोटी नहीं खा रहे, नहीं बताया। अचानक पापा ने घर पे कोई दवाई खा ली। चीन के ख्वांचिन में 5 साल का एक बच्चा एक टैक्सी की चपेट में आ गया। ये बच्चा दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो बाईं ओर से आ रही टैक्सी की चपेट में आ गया। इससे पहले बच्चा सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के बीच से निकलता नजर आया। सड़क पर आते ही वो टैक्सी के अगले हिस्से से टकराया और टैक्सी के नीचे चला गया। बच्चे के टैक्सी के नीचे आते ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी। वो बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक बच्चा घुटनों के बल बाहर निकलता दिखा। इस हादसे में उसे हल्की चोटें आईं। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में पानी में घिरे आदमी को बचाया गया।
यूपी की झांसी में नदी के टापू में पानी से घिरे एक आदमी को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए चेन्नई में 1040 लोगों ने एक साथ एक समय पर खुद के बालों पर रंग किया। दिया मिर्जा ने लोगों के साथ मुंबई के जुहू बीच पर सफाई कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। हरियाणा के नूह में एक तालाब में गिरी बच्ची को बचाने के लिए दूसरी बच्चियां भी तालाब में उतर गई, जिसमें तीनों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पर कमलनाथ सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा। यूपी के ललितपुर में झांसी ललितपुर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से 5 घंटे तक ट्रेन फंसी रही, जबकि कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में बाढ़ में फंसे 2 परिवारों के लोगों को रस्सी की मदद के जरिए बाहर निकाला गया। झारखंड के सरायकेला में एक महिला की संदिग्ध हालात में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बिहार के नालंदा में लड़की के अपहरण के मामले में खप्पा गांव वालों ने सड़क जैम कर पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बिहार के कटिहार में रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई ने अपनी बहन को शौचालय बनवाकर तोहफे में दिया। पैसे की कमी की वजह से महिला के ससुराल में शौचालय नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी और बहन की परेशानी का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन के मौके पर भाई ने उन्हें शौचालय बनवा कर दे दिया। शौचालय के लिए दिक्कत भी था इसको, और इस पावन अवसर पर जो है राखी भी बांधी तो हम जो है यही शौचालय जो है ये कर दिए। भाई को राखी बांधने के बाद मिले इस तोहफे पर बहन ने भी खुशी जताई। सबको भाई ऐसा मिले कि पैखाना बना दें, बहुत दिक्कत था हमको। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं। खबर है कि 18 अगस्त को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के रोहतक में परिवर्तन रैली करेंगे और उस परिवर्तन रैली में वो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बताया गया कि पार्टी में खुद की अनदेखी की वजह से हुड्डा ने कांग्रेस से किनारा करने का मन बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका खेमा लगातार हरियाणा में कांग्रेस की अगुवाई को बदलने की मांग हाईकमान से करता रहा है। राजस्थान के कई जिलों में हुई भारी बारिश का असर दिखने लगा है। कोटा समेत कई जिलों में हालत काफी खराब है। टोंक जिले में तो एक बरसाती नाले में 12 साल का एक लड़का बह गया, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे चला, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। आसपास के गांव के लोग बरसाती नाले के पास इकट्ठा हो गए। लड़के को ढूंढ निकालने का इंतजार किया गया, पर यह इंतजार सूरज ढलने तक भी पूरा नहीं हुआ। बताया गया कि लड़का बरसाती नाले को पार करते वक्त उसमें बह गया। वही नहीं, कई और लोगों को भी उफनते नाले को पार करते हुए देखा गया। पानी के तेज बहाव के बीच लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते नाले को पार करते दिखे। भारी बारिश की वजह से टोंक में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई मकानों ने जल समाधि ले ली। स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों में भी पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में आई बाढ़ का मंजर तो ऐसा था जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। कमर से ऊपर तक पानी भरने से टोंक जिले में कई इलाकों का संपर्क कट गया। इन इलाकों में प्रशासन की अनदेखी की भी खबरें सामने आई। और कुछ ऐसे ही हालात कोटा जिले में भी देखने को मिले, जहां बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। कोटा के खड़े गणेश मंदिर में भी पानी भर गया, जिससे मंदिर आए लोगों की भी परेशानी बढ़ गई। मंदिर परिसर में तो तालाब बन गया, भवन भी इससे नहीं बचा। बाहर दुकानदारों की भी मुसीबत बढ़ गई। कोटा के खड़े गणेश मंदिर में कई साल बाद पानी भरा है, जिससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में इस बार आई बाढ़ कितनी खतरनाक है। कोटा में ज्यादातर बांध और नदियां उफान पर हैं। अलनिया बांध तो इतना भर गया है कि आसपास के 42 गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कई हाईवे और सड़कें तो पहले ही सैलाब की चपेट में आ चुकी हैं। कोटा को श्योपुर से जोड़ने वाला पुल भी नदी में डूब गया। इससे आसपास के कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। कोई हादसा न हो, इसके लिए पुलिस की टीम वहां तैनात कर दी गई, ताकि लोगों को जान जोखिम में डालने से रोका जा सके। साथ ही एसडीआरएफ की एक टीम भी वहां भेजी गई। निगम ने बारिश से निपटने के जो दावे किए थे, उन पर भी पानी फिर गया। जयपुर में जगह जगह सड़कों पर तालाब बन गए और दूसरे इलाकों में भी बाढ़ के बाद एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया। बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाके एक दूसरे से कट गए और नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। कोटा झालावाड़ हाईवे तो पानी में डूब गया। सैलाब के बीच लोगों को खतरा लेकर वहां से गुजरते हुए देखा गया। बच्चों को भी किसी तरह बचाया गया। कोटा में भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए। कोटा बैराज के 13 गेट खोलने से हालात और भी बिगड़ गए। बांध से जब पानी छोड़ा गया तब मंजर काफी डरा देने वाला था। राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। वहां 2 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। पानी घुटनों तक होने की वजह से दोनों बाइक सवारों ने संतुलन खो दिया और नीचे गिर गए। इस हादसे में सभी को मामूली चोटें आई।
निगम ने बारिश से निपटने के जो दावे किए थे उन पर भी पानी फिर गया। जयपुर में जगह जगह सड़कों पर तालाब बन गए। राजधानी जयपुर में परसों शाम से ही बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर कभी हल्की कभी मध्यम बारिश हो रही है। आज स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन के इस दिन पर सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। इससे शहर भर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन जिलों में है जहां पहले ही भारी बारिश का टॉर्चर जारी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिका पत्रकार अनुराधा भसीन और वकील ML शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये कदम असंवैधानिक है, इसीलिए अदालत उसे रद्द करे और दोनों अनुच्छेद को फिर से बहाल किया जाए। इससे पहले तहसीन पूनावाला ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए सरकार को और समय देने की बात कही और दखल देने से इनकार कर दिया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने एक बार फिर संन्यास की खबरों को खारिज कर दिया। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ताबड़तोड़ 72 रन बनाने के बाद से खबरें थीं कि क्रिस गेल संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी क्रिस गेल ने सबको चौंका दिया। क्रिकेट वेस्टइंडीज की तरफ से ट्वीट किए गए एक वीडियो में उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल संन्यास नहीं लेने जा रहे। And the question everybody's asking, have you retired from ODIs? I didn't announce any retirement. So you're still with us? Yeah, until I hear further notice. गेल के संन्यास की अटकलें इसलिए लगाई गईं क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले खुद उन्होंने ही कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। सीरीज के आखिरी मैच में जब उन्होंने तूफानी 72 रन बनाए तो ऐसा लगा कि ये उनका आखिरी मैच होगा। आउट होने के बाद उन्होंने बल्ले पर हेलमेट टांगकर पवेलियन का रुख किया। उनके इस अंदाज और हाव भाव से यही संकेत मिले कि वो अब संन्यास ले लेंगे। यही नहीं, आउट होने के बाद वो मैदान पर कुछ देर रुके भी। टीम इंडिया ने उन्हें बधाई भी दी। इस दौरान गेल भी काफी उत्साहित थे। लगा इस बार वो संन्यास का ऐलान कर देंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब साफ हो गया कि 39 साल के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल अभी संन्यास नहीं लेंगे। इससे पहले गेल ने वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए थे। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित कर्नाटक के बागलकोट में सैलाब के बीच आजादी का जश्न मनाया गया। वहां बाढ़ की वजह से पूरा इलाका कई फीट पानी में डूबा था और चौराहे की तिरंगा फहराने वाली जगह भी पूरी तरह पानी में डूब गई। लेकिन झंडा फहराने की जिद पर अड़े लोग 2 नावों की मदद से वहां पहुंचे और तिरंगा फहराने की तैयारियां शुरू की। इस बीच एक आदमी झंडा लेकर खंबे पर चढ़ गया। इसके बाद तिरंगे को फहराया गया और नाव पर मौजूद लोगों ने राष्ट्रगान गाया। सैलाब से बेपरवाह लोगों ने शान से लहरा रहे तिरंगे को सलाम किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। ऐसी ही तस्वीरें एक दूसरी जगह से भी सामने आई, जहाँ एक गाँव में कमर तक गहरे पानी में खड़े होकर तिरंगा फहराया गया। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। वहाँ बाढ़ की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ कैंपों में रखा गया है। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ों का कहर जारी है। चमोली में 6 लोगों की मौत के बाद बागेश्वर में भी पहाड़ के मलबे की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला ने जान गंवा दी। ये घटना देर रात हुई जब महिला अपने पति के साथ घर में थी। इसी बीच भारी बारिश के दौरान पहाड़ का मलबा 2 मंजिला मकान पर गिरा और महिला ने इस घटना में जान गंवा दी। पूरा मकान तहस नहस हो गया। बारिश के बाद इस घर की हालत देखिए, पूरा घर नीचे गिर गया, जिसके अंदर एक महिला और उसके पति दोनों दब गए। जिसके बाद घर के दूसरे लोगों ने मुश्किल से युवक नीरज को बाहर निकाला, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो इसके अंदर दबी रह गई। पिछले 2 दिन में पहाड़ खिसकने से हुई एक और मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। महिला के पति की आंखों में अफसोस और बेबसी साफ दिखी। अब एकदम से ऊपर से मलबा आया तो 2 मंजिला ये पूरा छत गिर गया। हमारे दोनों के ऊपर हम दोनों लोग दब गए थे। मैंने उसको भी निकालने की कोशिश, मैं खुद ही दबा हुआ था, मैं खुद भी निकला उसको भी निकालने की, तब तक वो डेड हो गई थी। महिला की मौत से परिवार के लोगों को गहरा धक्का लगा। पति सदमे में चला गया। ईंट जोड़कर बनाया गया मकान भी मलबे में तब्दील हो गया। इस घर का ये वाला हिस्सा जो है वो रात को गिरा था, क्योंकि यहाँ पर खतरा तो है अभी भी, क्योंकि ये दीवार जो है काफ़ी कच्ची थी और बताया जा रहा है कि पुराना घर था, जिसकी वजह से बारिश का पानी यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ की दीवारों को खोखला कर दिया गया। और इस खोखले करने के बाद
ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं। आलम यह है कि कई साल गुजारने के बाद अब लोग पहाड़ों पर रहने से डरने लगे हैं। आरोप है कि सरकारों ने राज्य में विकास के नाम पर पहाड़ों को इस कदर खोखला कर दिया है कि वो अब मौत बनकर लोगों पर टूट रहे हैं। राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। झालावाड़ में मूसलाधार बारिश से एक गांव में पानी भरने से 2 परिवार फंस गए, जिन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। गांव वालों की मदद से गर्दन तक भरे पानी में लोग एक रस्सी को पकड़कर बड़ी मुश्किल से तेज बहाव को पार करते दिखे, जबकि दूसरे छोर पर कुछ लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। झालावाड़ की तरह बूंदी शहर में आई बाढ़ में भी जिंदगियां बेबस दिखी। भारी बारिश की वजह से बूंदी की नवलसागर झील समेत दूसरी झीलें उफान पर थीं, जिसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कुछ कॉलोनियां कई फीट तक पानी में डूब गई और लोग घुटनों तक पानी में इधर उधर जाते दिखे। आसमान से बरसी आफत की वजह से लोगों को घरों के अंदर कैद होना पड़ा। तालाब बनी सड़कों पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा सफर बन गया। क्वार्टर में पानी भर चुका है, पूरा सामान नीचे भीग चुका है। गलियों से होकर बहते बाढ़ की पानी की वजह से दुकानें बंद रही और बाजारों में पानी के शोर के अलावा सन्नाटा पसरा रहा। बारिश की मार से सबसे ज्यादा परेशान सड़क किनारे झुग्गी बनाकर रह रहे लोग रहे। दिल्ली के पास नोएडा के एक मॉल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएफ के कुछ जवानों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। ये सभी जवान देश के अलग अलग हिस्सों में बॉर्डर पर तैनात थे, जिन्हें वहां से सीधे नोएडा लाया गया, जहां बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने उनके घर वालों को भी बुलाया था। लेकिन न तो जवानों को इस बात का पता था कि उनके घर वाले वहां मौजूद हैं और न ही उनके घर वालों को जवानों के आने की जानकारी थी। कुछ ही देर में बैकपाइप्स की धुन पर सभी जवान मॉल में उस जगह पहुंचे जहां उनके परिवार वाले मौजूद थे। जैसे ही जवानों ने अपने घर वालों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक जवान ने आगे बढ़कर वहां खड़ी अपनी बेटी को गले लगा लिया। वहीं एक महिला बॉर्डर पर तैनात अपने पति को अचानक अपने बीच देख आंसू नहीं रोक पाई। आप खुश हैं? जिस तरीके से बीएसएफ ने सरप्राइज दिया है। हाँ, खुश है। पापा से मिलकर बहुत खुश है। जवानों को अचानक अपने बीच पाकर कुछ लोग तो हैरान रह गए, क्योंकि बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने ये सारी योजना गुपचुप तरीके से बनाई थी। बॉर्डर से बीएसएफ के जवानों को बिना कुछ बताए नोएडा लाया गया और साथ ही एक बस में उनके घर वालों को भी नोएडा के मॉल में लाया गया, जहां पहले से बीएसएफ के बैंड की धुन बज रही थी। इस बीच जवानों को मॉल के अंदर ऐसी जगह पर रखा गया जहां उन्हें उनके घर वालों के आने का पता न चल सके। परिवार वालों से मिलवाने के बाद बीएसएफ जवानों को फिल्म भी दिखाई गई। ये जो जवान है ये हमेशा बॉर्डर पर तैनात होते हैं। बॉर्डर से आज इन्हें बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इन्हें लेकर नोएडा पहुंचे हुए हैं। आज ये मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। 15 अगस्त को इस तरीके से बीएसएफ के जवान यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मॉल में बीएसएफ के जवानों को देखकर कई लोगों ने उनसे बात की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो हमने ये सोचा कि एक प्रोग्राम स्पेशली परिवारजनों के लिए किया जाए और हमने एक सरप्राइज एलिमेंट रखा। हमने परिवारजनों को बुलाया इस फंक्शन के लिए। तो आपने अपने कैमरे में कैद भी किया कि कितने भावुक क्षण थे, कितने खुशी के क्षण थे। फरीदाबाद के डीसीपी विक्रम कपूर की आत्महत्या के मामले में जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एसआईटी बनाई है। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद में ही तैनात इंस्पेक्टर अब्दुल सईद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के अब्दुल सईद अपने एक साथी के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रहा था। एसआईटी आज आरोपी इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश करेगी। विक्रम कपूर ने बुधवार को अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। जापान ने क्योटो के एक बौद्ध मंदिर में रखे गए रोबोट को पहली बार विदेशों से आए मीडिया को दिखाया। ये रोबोट बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुनाता है और सूत्रों का उच्चारण करता है, जिसे इसी साल क्योटो में 400 साल पुराने एक मंदिर में रखा गया है। इस रोबोट का नाम मिडार है, जिसे बौद्ध धर्म में दया की देवी के आधार पर बनाया गया है। ये रोबोट लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। यही नहीं, रोबोट सिर हिलाकर अभिवादन कर सकता है और हाथ उठाकर बौद्ध भिक्षुओं की तरह आशीर्वाद देता है। Meterse en el camino de Buda y no importa si este es representado por una máquina o un truck. मिडार रोबोट को जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसे बनाने में भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए की लागत आई। हालांकि जापान के मंदिर में रोबोट के इस्तेमाल का शुरू में विरोध किया गया था, लेकिन अब लोग खास तौर पर इस रोबोट से उपदेश सुनने आते हैं। पीएम ने अपने संबोधन में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण का जिक्र करते हुए लोगों से 2 अक्टूबर को प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील की। मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को
हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर जबानी जंग छिड़ गई। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा उठाते हुए विरोधियों पर जोरदार हमला किया और पिछली सरकारों पर आर्टिकल 370 का मुद्दा लटकाए रखने का आरोप लगाया। ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की जनता को भरोसा दिया कि उनकी सरकार आगे भी ऐसे ही कड़े फैसले लेने वाली है। समस्याओं को टालते भी नहीं है और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की असली वजह पूछी। प्रश्न ये है कि उसका लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या था। तो अगर उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो कौन हटाएगा, और हटा के लक्ष्य पूरा हो रहा है या रख कर लक्ष्य पूरा हो रहा था, इसको पहले सच्चाई से देश के सामने रखें। जबकि बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के विकास की राह खुल जाएगी। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख की 370 समस्याओं की जड़ थी, और 370 का खात्मा 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ करने वाला है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को चीन ने कुचलने की धमकी दी है। चीन ने कहा कि उसके पास इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए पूरी ताकत के साथ साथ दूसरे रास्ते हैं। चीन ने धमकी दी है कि अगर आंदोलन नियंत्रण के बाहर निकला तो वो ताकत के इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। चीन ने हांगकांग की सीमा पर बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी है। जानकारों का मानना है कि सेना की तैनाती से चीन ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। आसानी से हथियार खरीदने वाले कल्चर पर जारी बवाल के बीच अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक बार फिर एक सिरफिरे ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत मचा दी। इस सनकी की फायरिंग में 6 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसने करीब 8 घंटे तक रुक कर फायरिंग करने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हमलावर ने रिहायशी इलाके के मकान की खिड़की से फायरिंग की। उसने पुलिस के जवानों पर छिपकर फायरिंग की। कुछ गोलियां तो पुलिस वालों के बहुत करीब से गुजरी। इस फायरिंग में घायल हुए एक पुलिस वाले को दूसरे जवान वहां से ले जाते नजर आए। फायरिंग के आरोपी को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले पहुंचे थे। उन्होंने मकान को चारों ओर से घेर लिया। यही नहीं, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भी पुलिस पहुंची। उन्होंने फायरिंग वाले मकान से 4 महिलाओं को बचाया। फायरिंग के मामले में एक और आदमी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बिहार में 2 गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। बिहार के नालंदा में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग होने के बाद पुलिस ने इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी। संसद भवन के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में रंग बिरंगी लाइटिंग की गई। न्यूयॉर्क में फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले ही विमान में कोहरा भर जाने पर यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 150 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। ओडिशा के कालाहांडी में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में तेज बारिश के बाद चारों ओर पानी भर जाने की वजह से लोग घरों में ही कैद रहे, जबकि प्रशासन ने उनसे सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। राजस्थान में माउंट आबू रोड पर एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद दीवार ढहने की आशंका के बीच बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुल के ऊपर से पानी गुजरने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25,000 की नकदी और अन्य सामान बरामद किया। मुंबई से एलिफेंटा की गुफा तक एक समंदर के ऊपर से जाने के लिए शिपिंग मंत्रालय देश का सबसे बड़ा रोपवे बनाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक 8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के जरिए महज 14 मिनट में मुंबई के चिवड़ी से एलिफेंटा टापू तक पहुंचा जा सकेगा, जिसके लिए फिलहाल 1 घंटे का वक्त लगता है। इसके लिए भारतीय सैलानियों को 500 रुपए जबकि विदेशियों को 1000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। बताया गया कि रोपवे बनाने के लिए समुद्र में 50 से 150 मीटर ऊंचे 8 से 11 टावर लगाए जाएंगे। 700 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 3.5 साल का वक्त लगने का अनुमान है। हालांकि इस योजना को अभी ऐतिहासिक धरोहरों की देखरेख करने वाली ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हरी झंडी नहीं मिली। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जजों के ऊपर बड़ा बयान दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जज अपनी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले संविधान को चुनौती देने वाले बयान देते हैं और फिर 2-3 दिन न्यूज चैनलों में बैठकर अपने बयान के पक्ष में तर्क देते हैं, जो कि सही नहीं है। I am seeing a new trend happening and some honorable judges 2 days before the retirement give judgment of questionable legal validity and sit on television for 3 days to justify it. I don't think it is fair. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर का ऐलान किया। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को दिल्ली के सीएम का यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली की महिलाओं को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर करने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। 29 अक्टूबर से दिल्ली की सभी बसों के अंदर महिलाओं के लिए सफर फ्री होगा। 29 अक्टूबर को भैया दूज का त्योहार है और उस दिन से लागू होने वाले फैसले पर दिल्ली की महिलाओं ने खुशी जताई। बहुत वर्ग के लोग ऐसे जो किराया पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने पुरुषों के लिए भी इसी तरह की फायदेमंद योजनाएं लाने की उम्मीद जताई। अच्छा है, फ्री हो जाएगा तो, और अगर सबका हो जाता है तो ज्यादा बेटर था। दिल्ली में हर रोज लाखों लोग DTC और क्लस्टर बसों में सफर करते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले ये ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली भी फ्री कर चुके हैं। और अब दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए उन्होंने मुफ्त सफर का ऐलान भी कर दिया, जिसे महिलाओं ने उनकी सुविधा के लिए लिया गया फैसला बताया। सुविधा दे दी है बस में सफर करने के लिए, तो बहुत अच्छा है, गरीबों का सहारा है। हालांकि दिल्ली की बसों में सफर करने वाली कुछ महिलाओं को केजरीवाल सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और उन्होंने मुफ्त सफर के बजाय लोगों की बाकी जरूरतों पर ध्यान देने की नसीहत दी। कॉलोनी की रोड 2 साल से खराब पड़ी है, तो इससे अच्छा वही पैसे उसी जगह में लगाए कि हम आराम से रह लें। किराया तो लोग वहन भी कर सकता है, उस रोड को नहीं बना सकते। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी ने इसे चुनावी ऐलान बताते हुए सीएम केजरीवाल को झूठा करार दिया। केवल बोलना और जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करना, ये उनका स्वभाव है। वो झूठ बोलने के लिए माहिर है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले एक विमान को कुछ ही देर बाद मक्के के एक खेत में इमरजेंसी में उतरना पड़ा। इस विमान से टकराने के बाद कुछ पक्षी उसके दोनों इंजन में घुस गए थे, जिसके बाद विमान में खराबी आ गई, उसे फौरन एक खेत में उतारना पड़ा। यूरल एयरलाइंस का ये विमान मॉस्को से क्राइमिया जा रहा था। इसी विमान में चालक दल समेत 226 लोग सवार थे। विमान के उतरने के बाद उसमें सवार लोग बाहर निकलकर मक्के के खेत में भागते नजर आए। जान बचने की वजह से कुछ लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। विमान में सवार लोगों को एयरपोर्ट लाया गया। इस हादसे में 23 लोग जख्मी हो गए। मुंबई में एक स्कूल की छात्राओं ने मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। त्योहार का दिन होने के बाद भी ये जवान लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर थे और इसलिए छात्राओं ने उनके साथ इस पर्व को मनाने का फैसला किया। छात्राओं ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तिलक लगाए और फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाई और साथ में गुलाब का एक फूल भी उन्हें दिया। इसके अलावा पुलिस के जवानों को भी उन्होंने राखी बांधी। स्कूल की टीचरों ने इस काम में उनकी मदद की। पुलिस वालों को राखी बांधकर छात्राएं काफी खुश दिखाई दी। लोग अपनी ड्यूटी करते, घर नहीं जा पाते, बैंड के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बांधे, हमको बहुत अच्छा लगा। छात्राओं के साथ टीचर भी पुलिस के जवानों को राखी बांधती नजर आई। हमारे बच्चों को भी एक भय था पुलिस का, तो वो भी दूर करने का ये अवसर हमें मिला।
छात्राओं और टीचरों से राखी बंधवाकर पुलिस वाले भी काफी खुश दिखे। इन बच्चों ने और टीचर्स ने आके जो हमें रक्षाबंधन किया हुआ है, तो वो जो घर जैसा माहौल यहाँ पे बना है, तो हमारा उत्साह उससे और बढ़ जाता है। बाद में पुलिस अधिकारी ने सभी छात्राओं को गिफ्ट के तौर पर चॉकलेट दी।